चलो बच्चों, आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज में एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे और वो है जीएसटी इफेक्ट्स इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जीएसटी के बारे में कहीं ना कहीं आप सबने सुना ही होगा कि जीएसटी हमारा क्या है। जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिलेशन में, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमारा चैप्टर है अगर उसकी बात की जाए तो वहाँ पर जीएसटी की क्या एप्लीकेबिलिटी है, उसका क्या रोल है। तो एक चीज़ मैं क्लियरली बताऊंगा कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें जीएसटी का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो डॉक्यूमेंट बनता है, बीआर एक पार्टी के लिए या दूसरी पार्टी के लिए बीपी, वहां पर जीएसटी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। बट यस, जीएसटी का कनेक्शन कहां कहां आ सकता है इस चैप्टर में, उसकी हम बात करेंगे। बहुत ही सिंपल है। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो स्टार्ट होते हैं कोई ना कोई गुड्स की सेल परचेज से, राइट। तो जहां पर गुड्स की सेल परचेज की बात हो जाएगी वहां पर जीएसटी आ सकता है। तो ये तो नॉर्मल सेल परचेज पर जीएसटी लगता है, इसका बिल ऑफ एक्सचेंज से तो कोई लेना देना है ही नहीं, राइट। तो जो हम सबसे पहले गुड्स की सेल परचेज की एंट्री करते हैं, या फिर अगर मैं कहूं हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर बिलिंग हो रही है तो वहां भी जीएसटी का रोल आ जाता है। क्लियर? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में भी गुड्स की सेल परचेज होती है, तो कई बार क्वेश्चन में वो ऐसा दे सकता है कि जो गुड्स सेल हो रहे हैं उस पर X% जीएसटी भी एप्लीकेबल है। तो हमें वो सेल और परचेज की एंट्री जो करनी है वो जीएसटी को कंसीडर करते हुए करनी है। ये आपको पता ही होगा, जो हमारा सेल का बेसिक अमाउंट होता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है, और जीएसटी लगने से सेल की वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। तो वही यहां पर हो जाएगा कि हमें जो जीएसटी दिया होगा उससे मेरी सेल्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। और कहां पर इस चैप्टर में जीएसटी आ सकता है? इस चैप्टर में जीएसटी आ सकता है बच्चे, जीएसटी हमारा इंटरेस्ट पर भी लगता है। इंटरेस्ट पर भी हमारा जीएसटी लगता है। इस क्वेश्चन में समटाइम्स ऐसे केसेस आते हैं जहां पर हम बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं, बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं, बैंक डिस्काउंटिंग। ये बैंक डिस्काउंटिंग में जो डिस्काउंटिंग चार्जेस होते हैं वो अपने आप में इंटरेस्ट कंपोनेंट ही है, टाइम पीरियड का इंटरेस्ट ही है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर हम बैंक से डिस्काउंट करवा रहे हैं और वहां पर हमें जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो दिए हुए हैं, या कोई परसेंटेज गिवन है उससे हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करते हैं, उस पर भी हमें जीएसटी क्वेश्चन में दिया हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं जीएसटी का डायरेक्टली बिल ऑफ एक्सचेंज से, हमारे बीआर या बीपी डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, बट यस, बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल है, और वो ट्रांजैक्शन सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं होती हैं, वो तो और भी बहुत जगह होती हैं। तो नॉर्मली जनरली उन ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगता है। अब वो ट्रांजैक्शन बिल ऑफ एक्सचेंज में आ गई तो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हम उस पर जीएसटी लगा देंगे। तो इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि जीएसटी की हम एंट्री क्या करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी चीज और हम यहाँ पर समझ लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में बहुत छोटी सी बात ये समझनी है कि जब हम ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर बात की जाती है, सेल या परचेज वर्ड नहीं है, यहाँ बात की जाती है सप्लाई की, सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जीएसटी एक्ट में जो वर्ड यूज है वो यूज है सप्लाई। अब अगर ये सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, जिसे कहा जाता है इंटर स्टेट,
इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो ऐसे केस में जो हम जीएसटी लगाते हैं वो जीएसटी हम किस नाम से लिखते हैं, उसको लिखते हैं आईजीएसटी, और जो भी उसका रेट होता है वो रेट लग जाता है 12%, 18%, 28%, जो भी रेट है वो रेट लग जाता है। और अगर मैं बात करूं ये सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर हमारी इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया बच्चे विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, सेम स्टेट में, विद इन द स्टेट। और इंटर स्टेट की बात की जाए तो आप कह सकते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, राइट। यहां पर हमारा हो गया फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मैं छोटा सा यहां पे लिख देता हूं वन टू अनदर, आप समझ जाना, वन स्टेट टू अनदर स्टेट की बात की जा रही है। तो बच्चे इंट्रा स्टेट वाले केस में जीएसटी का जो टैक्स का रेट है वो तो दोनों ही केस में सेम रहता है, चाहे आप इंटर स्टेट करो चाहे इंट्रा स्टेट करो। वन नेशन वन टैक्स जो मतलब है वो यही है कि चाहे आप विद इन द स्टेट अपना सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज करो या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करो, आपका जो जीएसटी का रेट है, टैक्स का जो रेट है वो सेम रहेगा। बट यस, इंट्रा स्टेट के केस में वो टैक्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सीजीएसटी और दूसरा हो गया एसजीएसटी। जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर स्टेट की जगह यूटी वर्ड यूज हो जाता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जो आईजीएसटी है, जो हमारा सीजीएसटी है, वो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी स्टेट हो गया, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी हो गया, और आई का मतलब है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सेंट्रल और स्टेट जो जीएसटी है उनको इंटीग्रेट कर दिया, मिला दिया गया। अगर सपोज किसी भी सप्लाई ऑफ गुड्स पर कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम पर 18% का जीएसटी है, तो अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स आपकी इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आप आईजीएसटी लगाओगे उसके ऊपर। और अगर यही विद इन द स्टेट है तो टोटल जीएसटी रेट आपका 18% ही रहेगा, बट ये दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो टोटल बच्चे 18% ही रहेगा, बट वो हमें जो अपने इनवॉइस में शो करना है वो अलग अलग शो करना है, हमें जो अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है वो अलग अलग करनी है। इसीलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारा जो जीएसटी है वो किस तरीके से इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पर लगता है। तो बच्चे एक बात तो ये होगी, और एक दूसरी बात, जब हम सेल करते हैं, जब हम गुड्स की सेल करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स समझ लो यहां पर जब मैं सेल बोल रहा हूं, या फिर अगर सर्विसेज की बात हो रही है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज समझ लो। अगर हम सेल की बात करते हैं तो हम ये जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी यूज करते हैं, इसके साथ में हम वर्ड यूज कर लेते हैं आउटपुट, आउटपुट जीएसटी। आईजीएसटी है तो आईजीएसटी हो जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी है तो सीजीएसटी एसजीएसटी हो जाएगा, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो हम लेजर यूज करते हैं उसके साथ सेल के लिए हम आउटपुट वर्ड यूज करते हैं। आउटपुट मतलब समवेयर शो करता है इट्स अ लायबिलिटी, जो हमने कस्टमर से रिसीव कर ली है और हमें ये गवर्नमेंट को पे करनी है, ये हमारी एक तरह से लायबिलिटी है। और अगर मैं बात करूं परचेज की, परचेज ऑफ गुड्स, या फिर अगर एक्ट की बात की जाए तो इस केस में सर्विसेज आप ले रहे हैं या आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में अकाउंटिंग पर्पस के लिए आप जो लेजर यूज करते हो उसमें इनपुट वर्ड यूज कर लेते हो, जिससे कि क्या होता है, आपको क्लियर हो जाता है कि ये जीएसटी सेल पर लग रहा है और ये जीएसटी परचेज पे लग रहा है। बाद में जाके हमें जहां पर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना होता है, आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी की कुछ सेटलमेंट्स होती हैं, सेट ऑफ होते हैं, वो सेट ऑफ करके देन हम उसको पे करते हैं।
तो फॉर अकाउंटिंग पर्पस हमें सेल पर जीएसटी और परचेज पर जीएसटी कहीं ना कहीं अलग से हमें अमाउंट चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम उसके लिए सेपरेट लेजर्स यूज करते हैं। तो ये दो तीन बातें हैं जो जीएसटी से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। जब हम इस पर जर्नल एंट्रीज करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो ये टर्म्स बेसिकली यूज होंगी। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 66 है, उसको हम कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोल रहे हैं। रामलाल ऑफ गुड़गांव, रामलाल जो पार्टी है वो गुड़गांव की है। यहां पर सिटी का नाम क्यों दिया? बेसिकली जीएसटी का रोल है, तो बता दिया गुड़गांव जो है वो हमारा हरियाणा स्टेट में पड़ता है। आगे बात कही, सोल्ड गुड्स टू श्यामलाल, श्यामलाल को गुड्स सेल किए, और ये श्यामलाल जो है ये कहाँ की पार्टी है? ये बच्चे दिल्ली की पार्टी है। तो अगर मैं बात करूं हरियाणा से दिल्ली, डिफरेंट स्टेट्स हो गए, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यहां पर सेल परचेज की बात हो रही है। तो जब वन स्टेट टू अनदर स्टेट की बात होगी तो जीएसटी में हमारा जो जीएसटी टैक्स लगेगा उसका नाम हो जाएगा आईजीएसटी। क्लियर? आईजीएसटी। और रेट बता देगा, उसने बताया जो गुड्स की सेल परचेज है वो 1,72,000 रुपीज की है प्लस 18% जीएसटी। आईजीएसटी लगा तो टोटल 18%, और अगर यही विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही होती, हरियाणा से हरियाणा में ही, दिल्ली से दिल्ली में ही हो रही होती, तो यहां पर मैं आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज करता, और जो टैक्स के रेट होते वो दोनों में 9% और 9% होते। क्लियर? चलो, ये ट्रांजैक्शन हो रही है 2 अगस्त 2020। तो सबसे पहले हम सेल परचेज की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अब थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि हमें जीएसटी को भी साथ में रखना होगा। तो रामलाल और श्यामलाल की बुक्स में, रामलाल के लिए बच्चे ये सेल है, तो एंट्री क्या होगी इसकी? इसकी एंट्री होगी हमारे पास श्यामलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नॉर्मल केस में हम ये एंट्री तो करते ही करते हैं। अब अगर इस पर जीएसटी लगता है तो जीएसटी भी हमारा इस जर्नल एंट्री में आएगा, और जीएसटी किसके साथ रहेगा? जीएसटी रहेगा सेल्स के साथ। हम यहां पे करेंगे टू, और क्योंकि ये सेल पे है तो हम वर्ड यूज करेंगे आउटपुट, और हमारा लग रहा है आईजीएसटी, तो आउटपुट आईजीएसटी। यहां पर हम लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट का मतलब सेल्स पर लग रहा है, और ये हमारी एक लाइबिलिटी है, तभी ये क्रेडिट हो रहा है। आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारी एक लाइबिलिटी है, हम कस्टमर से रिसीव करेंगे लेकिन हमें ये गवर्नमेंट को पे करना है। क्लियर? तो श्यामलाल टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो बेसिक अमाउंट है 1,72,000 रुपीज। जो बेसिक अमाउंट है हमारे गुड्स का वो है 1,72,000 रुपए। सेल्स एक्चुअली में मेरे गुड्स को ही डिनोट कर रहे होते हैं। ये सेल जो मैं लेजर यूज कर रहा हूं ये अपने गुड्स के लिए ही यूज कर रहा हूं। तो गुड्स की वैल्यू कितनी? 1,72,000 रुपीज, और इसके ऊपर हम जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि है 18%। और बच्चे ये हमारा आ जाएगा 30,960, 30,960, और दोनों को ऐड कर दें तो मुझे जो श्यामलाल से लेने हैं, जो इनवाइस बनेगा वो होगा बच्चे 2,02,960 इंक्लूडिंग जीएसटी होगा। मैं श्यामलाल से पूरा अमाउंट कलेक्ट करूंगा, और उसके बाद गवर्नमेंट को मुझे आईजीएसटी जो गवर्नमेंट टैक्स की लायबिलिटी है वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। श्यामलाल की बुक्स की बात करें तो श्यामलाल के लिए बच्चे ये परचेज है। परचेज एक्चुअली में ये जो सेल्स लेजर है या जो परचेज लेजर है ये गुड्स को डिनोट कर रहे होते हैं। सेल मैं गुड्स के लिए यूज करता हूं, परचेज मैं गुड्स के लिए यूज करता हूं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, जो जीएसटी है, जो टैक्स है वो गुड्स के साथ ही रहेगा। गुड्स क्रेडिट में है
तो वो क्रेडिट में रहेगा, गुड्स डेबिट में है तो वो डेबिट में रहेगा। तो यहां पर मैंने परचेज अकाउंट डेबिट किया, तो श्यामलाल के लिए जो ये टैक्स है ये श्यामलाल के लिए परचेज है, तो इसीलिए यहां पर ये आउटपुट नहीं, ये इनपुट यूज करेगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। ये जीएसटी को डेबिट क्यों कर रहा है? क्योंकि श्यामलाल ये पैसे पे करेगा रामलाल को, रामलाल को पे कर देगा, लेकिन जो जीएसटी का कंपोनेंट है, जो जीएसटी का अमाउंट है, ये आगे चल के जब श्यामलाल इस गुड्स को आगे सेल करेगा तो वो इस जीएसटी का बेनिफिट ले सकता है, जिसे कहते हैं इनपुट क्रेडिट। इसे कहा जाता है इनपुट क्रेडिट। इसका बेनिफिट मिलेगा श्यामलाल को, इसलिए श्यामलाल ने इसको डेबिट में रखा। श्यामलाल के लिए ये एक तरह से असेट्स है जिसका फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा टू रामलाल अकाउंट। तो अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी का बिल ऑफ एक्सचेंज से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। ये तो नॉर्मल सेल परचेज में जीएसटी लगता है तो वो हमें लगाना पड़ता है। अमाउंट की बात करें तो वही परचेज में जो गुड्स की वैल्यू है 1,72,000 रुपए, जीएसटी 30960, और रामलाल को कितना पे करना है? रामलाल को पे करना पड़ेगा 2,02,960 रुपए। इतना अमाउंट रामलाल को पे करना होगा। श्यामलाल रामलाल को पे करेगा। बच्चे ये तो होगी नॉर्मल सेल की एंट्री। तो एक तो यहां पर जीएसटी आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या कहता है। रामलाल ड्रू अपॉन हिम अ बिल फॉर द पेबल अमाउंट ऑफ 3 months। 3 महीने का बिल बन गया। ये तो बच्चे वैसी एंट्री होगी जैसे हम करते हैं। अरे जैसे ही बिल बनेगा श्यामलाल एक्सेप्ट कर लेगा और बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्यामलाल। इस एंट्री में बच्चे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे एंट्री होती है वैसे ही होगी, बट जो अमाउंट है वो अमाउंट टोटल अमाउंट होगा इंक्लूडिंग जीएसटी 202,960। वही करना है जितने से हमने डेटर बनाया है, पूरे अमाउंट के लिए हमने एक बिल बना दिया, बिल ड्रॉ कर दिया। श्यामलाल ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो ये लिखेगा रामलाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। पूरे अमाउंट से, जितने का भी वो लेनदार देनदार हैं उस पूरे अमाउंट से बिल ड्रॉ कर दिया गया 202,960। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे कहता है रामलाल इमीडिएटली गॉट द एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड। रामलाल ने इस एक्सेप्टेंस को डिस्काउंट करवा लिया। इमीडिएटली पैसा चाहिए होगा तो इसीलिए बैंक से डिस्काउंट करा लिया और इमीडिएटली पैसा ले लिया। बट यस, इमीडिएटली पैसा ले रहे हो तो कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी, कुछ फाइनेंस कॉस्ट तो रहेगी ही रहेगी, और वो है 12% पर एनम। एक साल की 12% है। यहां पर हमारे पास 3 months के टाइम पीरियड था तो 3 months का हम कैलकुलेट कर लेंगे। पर साथ के साथ एक बात और भी बोली है जो नेक्स्ट लाइन में है, जीएसटी एट 18% वॉज एप्लीकेबल ऑन द डिस्काउंटिंग चार्जेस। जो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस लगाएगा, जितना भी वो अमाउंट आता है एक्स अमाउंट, वो एक्स अमाउंट ही आपको पे नहीं करना है, उस एक्स अमाउंट के ऊपर जीएसटी भी लगेगा 18%, वो भी पे करना है। तो यहां पर बताया नहीं है कि ये आपस में जो बैंक है और जो रामलाल है ये इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। अगर ये इंट्रास्टेट है तो हमारा आईजीएसटी लगना चाहिए, और अगर ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए। बट नहीं बताया तो नॉर्मली हम मान लेंगे कि हम अपने ही स्टेट में बैंक के पास जाएंगे। हमारा जो बैंक होगा अपने ही स्टेट में होगा, हमारा कोई बैंक दूसरे स्टेट में थोड़ा ना होगा। हो भी सकता है बट हम मान लेंगे कि सेम स्टेट में है, और क्योंकि वो सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ये लग जाएंगे बच्चे 99% से।
क्लियर? चलो तो हम इसकी एंट्री करते हैं बैंक से डिस्काउंट करने की। जब बैंक से डिस्काउंट करेंगे तो पहली बात तो हमें पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिलेगा अभी हम कैलकुलेट करते हैं, और हमारे पास से BR चला जाएगा और कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस भी लगेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंटिंग चार्जेस पर GST लगा है। अब ये GST जो है एक तरह की हम बैंक से सर्विसेज ले रहे हैं, यहां बैंक को हम सर्विसेज दे नहीं रहे हैं, बैंक से हम सर्विसेज ले रहे हैं जिसके लिए बैंक हमसे चार्जेस ले रहे हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो हमारे लिए ये एक इनपुट सर्विस है, हम सर्विस ले रहे हैं। अगर हम सर्विस ले रहे हैं तो इस पे जो टैक्स बनेगा वो हमारे लिए इनपुट GST होगा, और वो इनपुट GST हमारा डेबिट में रहता है, आउटपुट GST क्रेडिट में रहता है। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ये बच्चे अलग अलग ही लिखने पड़ते हैं अकाउंटिंग पर्पज से, इसको आप मिक्स नहीं कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है। टैक्सेशन कंप्लायंस करने के पर्पज से भी आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है, तो इसलिए आपको इनको ऐड नहीं करना है, इनको अलग अलग ही रखना है। और 2 आ जाएगा BR अकाउंट, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और ये अमाउंट है बच्चे टोटल 2,02,960 रुपए का। अब मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ यहाँ पे आपको, 2,02,960 रुपए हम बैंक से डिस्काउंट करवा रहे हैं, 2,02,960 रुपए हम बैंक से डिस्काउंट करवा रहे हैं। और अगर हम बात करें चार्जेस की, तो चार्जेस पे लगेंगे 12% डिस्काउंटिंग चार्जेस, 12% हमारे लगेंगे, लेकिन ये तो निकलेगा पूरे साल का, तो हमें निकालना है 3 महीने का। तो पहले तो निकालते हैं हम डिस्काउंटिंग चार्जेस, 2,02,960 रुपए, इसका 12% एंड देन मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 12। ये अमाउंट पॉइंट में आता है, मैं राउंड फिगर में ले लेता हूँ 6089, अमाउंट आएगा 6088.8, मैं ले रहा हूँ 6089। ये है बच्चे डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस है। अब डिस्काउंटिंग चार्जेस पर आपको क्या लगाना है, डिस्काउंटिंग चार्जेस पर आपको GST लगाना है। 2 तरह के GST इस पे लगेंगे, एक लगेगा आपका CGST और एक लगेगा आपका SGST @9%, @9%। तो 6089 इसका 9%, 548.01 आ रहा है, 548.01, तो राउंड फिगर में मैं 548 ले रहा हूँ, 548 ये हो गया और 548 ये हो गया, क्लियर? तो 6089 और 548, तो ये अमाउंट मैं यहां पर डाल दूंगा। मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस 6089। अगर मैं GST की बात करूं तो मुझे सिर्फ डिस्काउंटिंग चार्जेस ही नहीं पे करने पड़ेंगे, मेरे को GST भी पे करना होगा। तो इतना अमाउंट मुझे कम मिलेगा, 202,960, इसमें से माइनस हो जाएगा 6089 माइनस 548 माइनस 548, 195,775। एक्चुअली में इन हैंड मेरे को ये मिलेगा 195,775। इनपुट CGST SGST को मैंने डेबिट किया, ये मेरे लिए एक बेनिफिट है, फ्यूचर में मैं इसका बेनिफिट ले सकता हूँ। जब मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगी तो मैं ये पैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, सेट ऑफ कर सकता हूँ, मुझे इसका बेनिफिट मिल सकता है, इसीलिए मैंने इसको डेबिट में रखा, मेरे लिए एक असेट्स है। तो यहां पर आप कैलकुलेशन समझ गए होंगे। बात की जाए सेकंड पार्टी श्यामलाल की, तो इसकी बुक्स में बच्चे इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बैंक से डिस्काउंट करवाने के लिए श्यामलाल को इससे क्या मतलब, राइट? तो एक तो आपको ये देखना है कि हमारा GST किस पॉइंट पे आ सकता है, सेल परचेज पे आ सकता है। सेल वाले के लिए आउटपुट GST और परचेज के लिए इनपुट GST। आउटपुट GST हमारा क्रेडिट होता है, इनपुट GST डेबिट होता है, गुड्स के साथ रहेंगे।
उसके बाद अगर बात है सर्विसेज की, तो टैक्स कहाँ रहेगा? सर्विसेज के साथ रहेगा। सर्विस कौन सी है यहाँ पे? सर्विस के चार्ज क्या है? सर्विस का चार्ज है डिस्काउंट चार्ज। बैंक से जो सर्विस ली है उस सर्विस के चार्जेस क्या है? डिस्काउंटिंग चार्ज। डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट हो रहा है तो टैक्स भी उनके साथ रहेगा। क्लियर? वो भी डेबिट होंगे। डेबिट होंगे तो इनपुट, और यहाँ हमें बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ हम सर्विसेज दे नहीं रहे हैं, ऊपर हमने गुड्स सेल किए थे, बेच रहे थे हम सप्लायर थे। यहाँ पर हम रिसीवर एंड पे हैं, सप्लायर यहाँ पर बैंक है। क्लियर? तो ये कैलकुलेशन मैं एक बार रब कर देता हूँ, फिर हम आगे की एंट्री देखते हैं क्या है। तो बैंक से हमने डिस्काउंट करा लिया। तो बच्चे बिल ऑफ एक्सचेंज में इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तो जनरली भी लगता है और वो हमें लगा देना है। आगे बात कहता है ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ड्यूली मेट। ड्यू डेट को बिल मेट हो गया। जब ड्यू डेट को बिल मेट हो गया तो यहां पर रामलाल अपने बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो पैसे ले लिए बैंक से, डिस्काउंट करा लिया। अब बैंक अपने पास एंट्री करेगा। यस, श्यामलाल को पेमेंट करनी होगी, और श्यामलाल अपनी बुक्स में कैसे क्या एंट्री करेगा? वही कि उसने तो एक बिल्स पेबल, जो एक लाइबिलिटी थी, वो खत्म कर दी है। और ये लाइबिलिटी कैसे खत्म की है? बैंक से पे ऑफ करके। कितना अमाउंट? जो भी ऊपर आप देखोगे बिल का अमाउंट था 202,960। क्लियर? तो यहां पर हमने बेसिकली जीएसटी का इंपैक्ट देखा बिल ऑफ एक्सचेंज में। और अगर मैं आपको फिर से क्लियरली बताऊं तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जीएसटी से कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। मैं ये कहूंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में बीआर या बीपी पर बिल जीएसटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट यस, उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जैसे गुड्स की सेल परचेज की, या हमारी डिस्काउंटिंग चार्जेस की, इंटरेस्ट की, जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है तो उस तरीके से हम उस एंट्रीज में जीएसटी का भी लेजर डाल के वो एंट्री हमें करके दिखानी होगी। तो मेनली एक आपको ये सेल परचेज पे मिलेगी, एक आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग चार्जेस पे मिल जाएगी, और किसी तरह की कोई चार्जेस होंगे, सर्विसेज होंगे, वहाँ पर वो बताता है कि एप्लीकेबल है, तो वहाँ पर उसको आपको डाल देना है। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 हमारा कंप्लीट हो जाता है, और हमने जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी देख लिया बिल ऑफ एक्सचेंज के रिलेशन में।